माननीय सदस्यगण, बधाई संदेश है। हमारे माननीय सदस्य संजीव झा के यहाँ 10 फरवरी 2024 को बेटी का जन्म हुआ है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री संजीव झा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। माननीय सदस्यगण, भारत की केंद्र सरकार के प्रयासों से कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों में से 7 सकुशल भारत वापस आ गए हैं, जिन्हें कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इन पूर्व सैनिकों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ विशिष्ट, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश शामिल थे। यह देश के लिए खुशी और गौरव का अवसर है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इस दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं और 8वें पूर्व सैनिक कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी के सकुशल स्वदेश वापस की प्रभु से प्रार्थना करता हूं। विशेष उल्लेख 280 श्री राजेश गुप्ता जी। 280 नहीं सर, एक बहुत जरूरी विषय है। मुझे लगता है कि ये विषय इतना जरूरी है कि 280 तो होता रहेगा सर, लेकिन इस विषय पे अगर छोटी सी चर्चा हो जाए सर, इस बात को रख लिया जाए। और मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेरा अधिकार है और आप मुझे अनुमति देंगे इस बात को रखने की। कल की घटना इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने देखी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की विधानसभा की ओर सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश के लोग बड़ी उम्मीद से देखते हैं सदन को चलाने की क्या मर्यादा होती है, सदन के संचालन में किस तरह की गरिमा को व्यवहार में लाना चाहिए, रखना चाहिए। ये सब कुछ देखते सीखते जानते रहते हैं लोग। लेकिन कल माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान एक बार नहीं, बार बार लगातार सुनियोजित तरीके से, पूर्व नियोजित तरीके से जिस तरह से उनके अभिभाषण को डिसरप्ट किया गया, बोलने से रोका गया, बयानबाजियां की गई, शोर शराबा किया गया, मुझे नहीं लगता कि इस सदन ने इस तरह की घटना अतीत में कभी देखी होगी। अभूतपूर्व घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और मुझे बहुत अफसोस के साथ इस सदन के पटल पर यह कहना पड़ रहा है कि यह घटना पहली बार भी नहीं थी, पहली बार नहीं हुई। बिल्कुल पहले भी माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली की सरकार की जानिब से दिल्ली की सरकार के काम का, दिल्ली की सरकार की योजनाओं का, दिल्ली की सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है दिल्ली की जनता को, इस पर दिल्ली के सरकार की तरफ से अपनी बात जब रख रहे थे, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां विपक्ष की भूमिका रचनात्मक होनी चाहिए, विपक्ष ने उस भूमिका को दरकिनार करके पिछली बार भी एलजी साहब के भाषण को डिसरप्ट किया और इस बार तो एक नई ऊंचाई पर ले गए उद्दंडता को। मुझे अफसोस है कि विपक्ष के साथी उन्हें ही पता होगा, हमें नहीं पता, कौन से राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए इस सदन की गरिमा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, यही सदन, यही सारे विधायक साथी और विपक्ष के नेताओं ने, मैं पिछली बार की घटना आपको याद दिलाता हूं, ठंड में मरने वाले लोगों की मौत का आंकड़ा इन्होंने गलत प्रस्तुत किया इस सदन के अंदर। दिल्ली पुलिस का जो ओवरऑल डेथ का डेटा है उसी को कोट करके सदन को गुमराह करके और इस सरकार की छवि को तो धूमिल करने का प्रयास किया ही, इस सदन की गरिमा की भी धज्जियां उड़ाई।
ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है साथियों। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी इसी सदन के अंदर दिल्ली की सरकार के अधीनस्थ जो दिल्ली का जल बोर्ड है, वो खराब पानी की सप्लाई कर रहा है, इसका गलत प्रमाण इन्होंने क्रिएट किया, फेक एविडेंस क्रिएट किया। प्रिंटर के इंक का पानी बोतल में भर के सदन में यह कहते हुए रखा कि यह जल बोर्ड सप्लाई करता है। जांच में वो भी झूठ इनका सामने आ गया। अध्यक्ष महोदय, ये घटना है। नहीं, अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैंने पॉइंट, मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। जिनको रखने दीजिए अपने, हाँ रखने दीजिए अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, प्रिंटर का पानी लेके आए, चिंता मत करिए। अध्यक्ष महोदय, चर्चा तो कल कर ली आपने। अध्यक्ष महोदय, प्रिंटर की इंक लाके बताते हैं कि यह यमुना का पानी है। किसने छोड़ा? सब साथियों ने चर्चा की है। और इस बार भी अध्यक्ष महोदय, मत करिए, बोलिए। पिछली वर्ष की तरह इस बार भी इन्होंने एलजी साहब का, आप पढ़ते रहिए, आप पढ़िए। मैं आपको दुरुस्त करता हूं, जो प्रिंटर वाला इंक डाल के लाए, उन्होंने कहा यमुना का पानी है। केमिकल टेस्ट किया गया लैब के अंदर, तो पता चला कि इसमें प्रिंटर की स्याही डाल रखी है। ये इस स्तर पे हमारे विपक्ष के साथी गिर रहे हैं नीचे कि अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो प्रिंटर की इंक लेकर आते हैं, सदन में रखते हैं और कहते हैं यमुना का पानी है। ये देखिए, ये स्तर है इनका। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जब जब इन्होंने सदन की गरिमा की धज्जियां उड़ाई, जब जब इन्होंने कार्रवाई को डिस्टर्ब किया, एक बार भी, पिछली बार, कल की मैं बात करूंगा, नहीं तो 8 बार एलजी साहब के स्पीच को डिस्टर्ब किया गया और एक बार भी इन लोगों ने माफी नहीं मांगी, एक बार भी इन्होंने गलती नहीं मांगी। इस सदन का मजाक उड़ाने के बाद, इस सदन का मजाक उड़ाने के बाद ये सभी साथी एक एक करके बाहर गए। जब इन्हें मार्शल आउट किया गया, आप समझिए इनकी योजना क्या है। ये डिस्टर्ब करते हैं, दुनिया के सामने दिखाते हैं कि हमें मार्शल आउट किया जा रहा है, यह सदन समावेशी नहीं है, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और बाहर जाके मीडिया के सामने सदन की छवि को धूमिल करने के लिए, सरकार की इमेज को खराब करने के लिए गलत बयानबाजियां करते हैं। ये इनका लगातार रवैया बना हुआ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कल भी इन्होंने यही किया। जब मार्शल आउट हुए, मार्शल आउट होने के बाद इनको गलती का एहसास नहीं कि एलजी के भाषण को डिस्टर्ब करना सदन की गरिमा का उल्लंघन है, ये गलती का एहसास करने की बजाय ये गए और एक बार फिर से बाहर जाकर मीडिया के सामने सदन का मजाक उड़ाया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की कार्रवाई को पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे विपक्ष के साथी बार बार लगातार सदन को बेवजह डिस्टर्ब करके, सदन के सामने झूठ को सच बनाकर पेश करके, सदन के सदस्यों को गुमराह करके, सदन को चलने से रोक करके दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा ये बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा ये बर्बाद करते हैं। तो सवाल हमसे पूछते हैं दिल्ली के लोग, इन मंत्रियों से पूछते हैं दिल्ली के लोग, इन विधायक साथियों से पूछते हैं दिल्ली के लोग कि तुम्हारे सदन के अंदर ये विपक्ष के साथी अपनी राजनीति करें, अलग बात है, लेकिन बाकी सदस्यों का समय खराब करके हमारा टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद करते हैं? ये सवाल हमसे पूछते हैं दिल्ली के लोग। हम क्या जवाब दें? अध्यक्ष महोदय, बताइए आप। और मैं आपके संज्ञान में ये बात होगी अध्यक्ष महोदय, ये इनका 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं है। सदन में विपक्ष के सदस्यों के ऊपर विशेषाधिकार समिति में एक नहीं कई सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बार नहीं कई बार सदन की मर्यादा तोड़ी है और कल तो इन्होंने प्लानिंग के तहत किया। मैं सदन, इसकी भी जांच होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैंने खुद देखा, यहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग में भी कैद होगा कि नेता विपक्ष महोदय, इनके ऊपर विपक्ष को रचनात्मक तरीके से चलाने की जिम्मेदारी है। इनके इशारे पे एक एक करके सदस्य उठ रहे हैं,
एलजी के भाषण को डिसरप्ट कर रहे हैं, बाहर जाकर मार्शल आउट होने के बाद बयानबाजियां कर रहे सदन के खिलाफ। अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ क्यों, ये समझना पड़ेगा। ऐसा हुआ क्यों? तब लगातार एक के बाद एक, मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल की मैं सिर्फ अगर बात करूं तो एक बार नहीं कई दर्जन बार इन्होंने सदन को चलने से रोका है। और ये आपकी उदारता, मैं आपको दोष नहीं दे रहा अध्यक्ष महोदय, आपकी उदारता का ये गलत अर्थ निकाल रही हैं। इनको मालूम है कि एक के बाद एक लगातार कई मामले विशेषाधिकार समिति में लंबित होने के बावजूद चूंकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आप उदार मन के हैं, आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि सदन में जो सदन की मर्यादा है, जो संसदीय मर्यादा है, उसका अनुपालन हो, यह उसका गलत मतलब निकालते हैं अध्यक्ष महोदय। गलत मतलब इस बात का भी निकालते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी दे कैन गेट अवे विद इट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप अपनी उदारता को पूर्ण विराम दें। और एक बात मुझे समझ में आती है, हम लोग को भी बोलना पड़ता है कई बार, एक बात मुझे समझ में आती है, कभी कभी हो सकता है कि जनता की आवाज बनने के लिए विपक्ष के साथियों को कहीं ऐसा लगे कि उन्हें अनसुना कर दिया गया। इस वजह से कभी कभी तो यह बात समझ में आती है कि जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए वो आगे आए, वेल में आए, अपनी बात रखे। लेकिन ये एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि न सिर्फ सदन की गरिमा का मजाक उड़ाया, ये आप तक भी पहुंचे हैं। इस सदन के अंदर कागजात फाड़े गए हैं। ये सदन के सदस्य लगातार आपकी चेयर को भी अप्रोच किया, इन्होंने आपको भी डिमीन करने की कोशिश की गई है, आपका भी मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। आप इस सदन की गरिमा को रिप्रेजेंट करते हैं अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की प्रतिष्ठा आपसे जुड़ी हुई अध्यक्ष महोदय, आपकी कुर्सी से जुड़ी हुई अध्यक्ष महोदय। इसलिए बड़ा आवश्यक हो जाता है, बड़ा जरूरी हो जाता है कि बार बार गलतियां करने के बाद अब इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मैं दिल्ली की विधानसभा के संचालन की जो सैक्रोसेंट बुक है, उसके रूल नंबर 6 को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा आपके अनुमति से। पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर है सर 126। 126 की रूल संख्या 6 को मैं सदन के सामने पढ़ना चाहूंगा। यदि कोई सदस्य सदन में माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण को अवरुद्ध करता है या बाधा डालता है, अभिभाषण से पहले या उसके दौरान या अभिभाषण के बाद जब माननीय उपराज्यपाल सदन में उपस्थित हो, किसी भाषण या व्यवस्था के प्रश्न द्वारा बहिर्गमन करके या किसी अन्य तरीके से ऐसी बाधा, अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन माननीय उपराज्यपाल के प्रति निरादर माना जाएगा तथा संबंधित सदस्य या सदस्यों की ओर से पूर्णतः अमर्यादित व्यवहार माना जाएगा तथा सदन की अवमानना माना जा सकता है, जिस पर तदंतर किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बाद सदन द्वारा विचार किया जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय इस 126 पृष्ठ संख्या पर जो नियम उल्लेखित है, उस नियम के तहत मैं सदन के पटल पर एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं आपकी अनुमति से अध्यक्ष महोदय। और ये प्रस्ताव इस प्रकार से है, दैट दिस हाउस डिसअप्रूव्स द रिपीटेड वायलेशन ऑफ रूल्स, डायरेक्टिव्स ऑफ द चेयर एंड अनरूली कंडक्ट ऑफ ऑनरेबल मेंबर्स श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री अनिल कुमार वाजपेयी जी, श्री जितेंद्र महाजन जी, श्री अजय कुमार महावर जी, श्री मोहन सिंह बिस्ट जी, श्री अभय वर्मा जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, as the same are not in conformity with Anil Vajpayee ji, as the same are not in conformity with the rules to be observed by the members of this house, as the same lowers the dignity of the council, and as the same are in violation of framework of code of conduct for members of Delhi Legislative Assembly as prescribed by the Committee on Ethics, and thus approves that this matter be referred to the Committee of Privileges and suspension of these members till the Committee of Privileges submit its findings on cases of breach of privilege and contempt pending against them. Thank you, अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।
अध्यक्ष महोदय, दिलीप भाई ने जो आप क्या कहना चाह रहे हैं संजय? ये प्रिविलेज हो गया। संजय सर, संजीव भारद्वाज जी, मैं आपसे बस यही निवेदन कर रहा था कि दिलीप भाई ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का समर्थन मैं करता हूं, और इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए करता हूं, सबसे पहले मैं आपकी उदारता के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। कल जिस तरह से प्लान्ड तरीके से एलजी साहब के भाषण का विरोध किया गया, इसको ना केवल झूठ बोल रहे हैं 3 लोगों का, आप झूठ बोल रहे हैं, केवल 3 लोगों का, बल्कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं 3 लोगों का, आपने बोला 6 लोगों का, 6 लोगों का नहीं, कुल 3 लोगों का, ना केवल 7 लोगों का सत्ता पक्ष का, आप झूठ बोल रहे हैं, ना असत्य बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमेशा झूठ बोलते हैं आप। 3 लोगों का है केवल, आपने बोला अभी 6 लोगों का लगा हुआ है, 6 लोगों का नहीं, केवल 3 लोगों का। मैंने कब मना किया? मैंने कब मना किया? केवल 3 लोगों का आपका लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 7 लोगों का सत्ता पक्ष का। अध्यक्ष महोदय, कल पूरे हाउस ने देखा कि किस तरह से विपक्ष के साथी प्लान कर करके एलजी के साहब के अभिभाषण का विरोध कर रहे थे। जितनी भी टॉपिक थी, पहली बात इस बात की जांच हो कि विपक्ष के साथियों के पास एलजी साहब के अभिभाषण की प्रति पहुंची कैसे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एजुकेशन के बाद एक कान ऐसा आते थे कि एजुकेशन कब बोलेंगे, जो ही एजुकेशन बोले नंबर 1 खड़ा हो गया। फिर कहा जी बिजली की बारी कब आएगी, बिजली तुमको बोलना है, वो कान खड़ा किया। जो ही बिजली की बारी आई दूसरे से खड़े हो गए। स्वास्थ्य की बारी कब आएगी, स्वास्थ्य की बारी आई, जिसकी बारी हम सब लोग समझ कि अब बारी किसकी है, क्योंकि वो कान अड़ाते थे। जो ही कान अड़ाया हमने कहा अब बारी इनकी है। इसका मतलब ये है कि एलजी साहब के अभिभाषण की प्रति विपक्ष के साथियों के पास था, इसकी जांच होनी चाहिए। और फिर जो अभी दिलीप भाई ने प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव पे कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये पहला कोई वाक्य नहीं है, जब सेशन हुआ है हर सेशन में हर दिन मार्शल आउट विपक्ष साथियों को किया गया है। हर एक चर्चा पे एक ही उद्देश्य केवल विपक्ष साथियों का रहा है कि किस तरह से उस चर्चा को डिसरप्ट किया जाए, हाउस के बिजनेस को डिसरप्ट किया जाए। हर बिजनेस में सभी साथी केवल शोर शराबा, केवल हंगामा, एक ही काम है विपक्ष के साथियों का। इनके इस व्यवहार से न केवल ये सदन के साथी बल्कि दिल्ली वासी भी आहत है कि जब कभी भी दिल्ली के हित की चर्चा इस सदन में होता है, विपक्ष के साथी सदन को डिसरप्ट करते हैं, उस चर्चा को रोकने की कोशिश करते हैं। आप बार बार मौका देते हैं, लेकिन बार बार मौका देने के बावजूद ये विपक्ष के साथी हमेशा इनका एक ही कंडक्ट रहा है कि किस तरह से इस सदन को डिसरप्ट किया जाए, किस तरह से इस सदन के चर्चा को रोका जाए, किस तरह से इस हाउस के बिजनेस को रोका जाए। तो आज जो दिलीप भाई ने ये प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हाउस केवल आपकी उदारता से नहीं चलेगा। इस तरह की उदारता का ये परिणाम है कि एलजी साहब के अभिभाषण को बार बार विपक्ष के साथियों ने डिसरप्ट किया है। तो मैं दिलीप भाई द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है उस प्रस्ताव के समर्थन में आज खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता प्रस्ताव स्वीकार हुआ। मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है और समिति की रिपोर्ट आने तक उपरोक्त 7 सदस्यों को सदन की कार्रवाई से निलंबित किया जाता है। सदन की
बिगड़ी को छोड़ के माननीय 7 सदस्यों को सदन से बाहर करें। अजय महावर जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, ओम प्रकाश जी, विजेंद्र गुप्ता जी, अनिल वाजपेयी जी, बिदुरी जी को छोड़कर मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं बाहर जाए। मार्शल्स बाहर करिए। चर्चा कल बहुत कर ली आपने, पूरी चर्चा की है। चर्चा में कसर छोड़िए कल करने। चलिए, मैं 280 ले रहा हूं। मैं सदन से वॉकआउट कर रहा हूं। आपकी इच्छा है। मोबाइल किसका बोल रहा है? श्री राजेश गुप्ता जी, श्री वीरेंद्र सिंह कादियान जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पूर्व सैनिकों की जो दिक्कत है उस पर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 8 वर्ष पहले दिल्ली सरकार ने स्कूलों में मिनिस्ट्रियल स्टाफ और स्टेट मैनेजर लगाए थे, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और उनकी वजह से शिक्षा प्रणाली में और स्कूलों में काफी सुधार हुआ है। एक तो साफ सफाई और मेंटेनेंस, दूसरा जो पत्राचार होता है स्कूलों में, वो पत्राचार बहुत ही उम्दा माध्यम से तरीके से हो रहा है। परंतु अध्यक्ष महोदय, जो उनकी तनख्वाह है, जब शुरू में 25,000 रुपये फिक्स हुई थी और आज भी 25,000 रुपये ही है, तो बार बार ये गुहार लगा रहे हैं दिल्ली सरकार से भी, और पत्र भी लिखा है माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने कि उनकी तनख्वाह कम से कम 40,000 रुपये तो होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पूर्व सैनिक हैं, जब रिटायर होते हैं 15-20 साल की नौकरी करने के बाद, तो उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक सम्मानजनक सैलरी के रूप में 40,000 रुपये कम से कम उनकी सैलरी फिक्स होनी चाहिए, ये उनका सुझाव है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो एमसीडी में कंसल्टेंट के रूप में लगे थे, रिटायर होने के बाद एमसीडी ने क्लरिकल स्टाफ में काफी लोगों को भर्ती किया था और वो भी अपना काम अच्छी तरह कर रहे थे, परंतु 1 जनवरी 2024 से उनको 60 वर्ष की आयु के बाद ही निकाल दिया, ये कहते हुए कि भाई अब हम बाहर से लोग लेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, जब वो सही काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं और कानूनन 65 वर्ष की आयु तक कंसल्टेंट को रखा जा सकता है, तो उनको 5 वर्ष पहले ही सर्विस से निकालना ये भी न्याय संगत नहीं है। तो एमसीडी को भी डायरेक्शन दिया जाए, इस सदन के माध्यम से ये वहां पहुंचाया जाए कि उनको दोबारा से नौकरी पर रखा जाए और उनको बीच में ही, क्योंकि जिम्मेवारियां भी काफी होती है, बीच में ही उनको न निकाला जाए और रूल के हिसाब से 65 वर्ष आयु तक पूरा करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है अध्यक्ष महोदय जी कि दिल्ली में 4 जिला सैनिक बोर्ड पहले ही मंजूर हो चुके हैं, परंतु उन पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो 4 जिला सैनिक बोर्ड चारों दिशाओं में पूर्व सैनिकों की सुविधाओं के लिए, क्योंकि जो बहुत से पेंशनर हैं उनकी विधवा और बच्चों को कई बार सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो आईएसबीटी एक ही जगह आना पड़ता है। बाकी सभी राज्यों में हर जिले में जिला सैनिक बोर्ड है, परंतु यहाँ पे राज्य सैनिक बोर्ड है। तो 4 जिला सैनिक बोर्ड जो दिल्ली सरकार ने मंजूर भी कर रखे हैं,
उन चारों का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए और उनको जगह या तो किराए पे या नया प्रांगण बना कर दी जाए ताकि उनको सुविधा हो सके। तो ये पूर्व सैनिकों की मांग में इस सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं, जो दिल्ली सरकार के समक्ष ही आते हैं अध्यक्ष महोदय, और इनको शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए, क्योंकि लाखों पूर्व सैनिक यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, और उनके बच्चों के लिए भी सुविधा होगी, विधवाओं को सुविधा होगी और सभी को सुविधा होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ पर एक नहर है जिसे हरियाणा सरकार की माना जाता है भी हरियाणा सरकार की ही है, और मैं आपको ये बात और बताना चाहता हूँ कि उस नहर पे काम कराने के लिए बहुत तकलीफें हैं, जहाँ से भी होते निकलती है और वो शालीमार बाग बवाना से होते हुए मेरे यहाँ पर आती है और आखिर में वो वजीरपुर के अंदर ही वो खत्म हो जाती है। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सत्येंद्र जैन जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने उस पे घाट बनाने के लिए 3.5 करोड़ रुपए दिए हरियाणा सरकार को, और बहुत दुर्भाग्य है कि वो पैसे हरियाणा सरकार ने वापस कर दिए 2020 में कि नहीं, हम इस पे घाट नहीं बनाएंगे। और शालीमार बाग में वो बने भी हैं, पहले बने थे 2014 में। अब मैं एक और समस्या की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं कि वहां पर एक शमशान घाट है बिल्कुल इस नहर के साथ में। उस शमशान घाट पे बिल्कुल लोग आएंगे, आसपास की विधानसभाओं से आते हैं, सदर बाजार जो विधानसभा है मेरे साथ की, शास्त्री नगर के लोग आते हैं, त्रिनगर के लोग आते हैं, वजीरपुर के तो जाते ही हैं, आसपास वही शमशान घाट है। उसके ऊपर जो नहर पे पुलिया है वो बहुत छोटी है, उस पर गाड़ियां फंस जाती हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने तो एक बार अपना काम करा है कि उनको पैसे दिए हैं, अगर हम उस पुलिया को चौड़ा कराना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार किसी बजट से उसे करा नहीं सकती, विधायक फंड से उसे करा नहीं सकता, पीडब्ल्यूडी का कुछ लेना देना नहीं है, कोई नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूं कि अगर संभव हो सके तो विधानसभा से ये बात हो कि शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहां सबको जरूरत है, उसके बावजूद लोगों के लिए वहां दिक्कत हो रही है। तो अगर विधानसभा से एक चिट्ठी जाए हरियाणा विधानसभा को या स्पीकर साहब को कि आप इसके लिए ये काम करने की अनुमति दे, या तो वो खुद कर लें, और या अगर हमसे पैसे चाहिए तो हम पैसे दे देंगे, या कम से कम वो दिल्ली सरकार को अनुमति दे कि जो सबके काम की चीज है उसको करने दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेंद्र कुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने का आदेश करा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको अपनी गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां दिल्ली के जल बोर्ड की पानी की बहुत समस्या है। मेरे बार बार आपके संज्ञान लाने के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। आपसे मेरी विधानसभा में करीब 70% क्षेत्र में पानी तीसरे दिन आता है, और बाकी की जो जिले में जो हमारी विधानसभा है उन सभी में कहीं 8 घंटे कहीं 10 घंटे पानी आता है, और जहां मैं रहता हूं वहां 24 घंटे पानी आता है रोहतास नगर में। तो ऐसा क्यों मेरी विधानसभा के साथ अत्याचार और शोषण किया जा रहा है कि एक आम जन को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? ये गंभीरपूर्ण विचारणीय मुद्दा है। तो आपसे माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करता हूं कि पूरे जिले के पानी को डिवाइड किया जाए, जिसकी समानता के आधार पर सभी पानी को सप्लाई दी जा सके। दिल्ली जल बोर्ड से पानी पर सभी का मौलिक अधिकार है। मेरे जिले में पानी का बराबर डिवाइड किया जाए, जिससे कि गोकलपुर विधानसभा के साथ पक्षपात न किया जा सके। मैं माननीय जल मंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस मुद्दे को संज्ञान में लाकर पूरे जिले के सभी विधानसभाओं को बराबर पानी देने का दिशा निर्देश करें, जिससे कि मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए पानी मिल सके, और ये कार्य मानव हित कल्याण के लिए, जनहित के लिए करने का काम करें। तो मैं आपसे माननीय अध्यक्ष जी ये निवेदन करना चाहता हूं कि पानी सभी को बराबर मिले, क्योंकि पानी का सभी का मौलिक अधिकार है। क्योंकि मेरे घर में कुआं है, और मैं कुआं होने के नाते भी मेरे क्षेत्र की जनता प्यासी है। मेरे क्षेत्र में भागीरथ प्लांट है, जो कि मेरे क्षेत्र की जनता को पानी नहीं मिलेगा तो किसको पानी मिलेगा?
आपसे माननीय अध्यक्ष जी ये कहना चाहता हूं कि पानी डिवाइड किया, मैं मानता हूं कि पानी की समस्या है, लेकिन इतना भी पानी नहीं कि कहीं 8 घंटे गए। आप गोंडा विधानसभा में देखो 12 घंटे पानी मिलता है, रोहतास नगर में 24 घंटे पानी आता है, मेरे यहाँ 30 दिन पानी आता है। बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को बार बार मैंने विधानसभा में रखने का काम किया, तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ भी आप देखने का काम करें। धन्यवाद, शुक्रिया। श्री गुलाब सिंह जी अनुपस्थित। श्री जय भगवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे 280 पे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर मेट्रो का जो विस्तार है वो लगातार हो रहा है, और मेट्रो का जो विस्तार जब 2002 से रिठाला से कश्मीरी गेट तक मेट्रो चलाई, और इस बात को करीब साल हो गए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि तो आगे रिठाला से बरवाला तक इसका विस्तार होना था, और उस विस्तार को धीरे धीरे करके पेंडिंग करते रहे, लेट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मेट्रो के कई चरण पूरे हो चुके हैं, पूरी दिल्ली के अंदर मेट्रो का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है बवाना नरेला, वो अभी भी इंतजार कर रहा है कि मेट्रो कब आएगी। अध्यक्ष महोदय, रिठाला बवाना नरेला मेट्रो कॉरिडोर पर क्योंकि जो दिल्ली सरकार है उन्होंने अपना काम बेखूबी कर दिया, और करीब 3 साल पहले रिपोर्ट बना करके भेज दी, अपने हिस्से का पैसा भी दे दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो को, जो दिल्ली देहात का जो क्षेत्र है बवाना नरेला, यहां पर मेट्रो का विस्तार नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बवाना नरेला में करीब 30 से 35 हजार औद्योगिक इकाइयां हैं। बवाना नरेला में डीडीए ने करीब 17,000 फ्लैट बनाए हैं, करीब 62 गांव है, कई अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, कई रीसेटलमेंट कॉलोनियां हैं जहां पर काफी आबादी है। अध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से, और हरियाणा का जो लगता हुआ एरिया है, मैं बात करूं चाहे HIDC की बात करूं जो अभी जिसका विस्तार हो रहा है, चाहे मैं कुंडली की बात करूं जिसका विस्तार हो रहा है, वो जो पूरा एरिया है बहुत ही भीड़ भाड़ वाला होता जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार जाम रहता है और लोग परेशान रहते हैं। प्रदूषण का जो लेवल है वो भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें होती हैं। अगर उस क्षेत्र के अंदर मेट्रो लाइन जल्दी से जल्दी आएगी तो वहां पर प्रदूषण में भी कमी आएगी, ईंधन की भी बचत होगी, पर्यावरण के अनुकूल भी होगी, और जो लोगों का जो समय जो लगता है ज्यादा, उसमें भी कमी आएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने जब अपना काम 3 साल पहले कर दिया कि रिठाला बवाना नरेला जो कॉरिडोर है उस पर मेट्रो चले, लेकिन केंद्र सरकार बार बार डीडीए के कहने पर उस रूट में चेंजिंग करती है, जिसकी वजह से समय लगता जा रहा है और लोग परेशान है वहां पर। तो मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि जो केंद्र सरकार है वो जल्दी से जल्दी बवाना नरेला मेट्रो जो कॉरिडोर है, जो अब कुंडली तक विस्तार करना है, उसको जल्दी से जल्दी चालू करे, जिससे कि वहां के लोगों को जो जाम से भी मुक्ति मिले और प्रदूषण से भी मुक्ति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं सर। नमस्कार, जय हिंद। श्रीमान राजेंद्र पाल गौतम जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का अवसर दिया। मैं पूरे सदन का ध्यान और साथ में दिल्ली के उपराज्यपाल जी का भी ध्यान आपके माध्यम से इस ओर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पहले सर्विसेज डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अधीन होता था, लेकिन उसके बाद जिस तरह केंद्र सरकार ने अवैध तरीके से वो विभाग छीना और दिल्ली सरकार को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जीतकर सर्विस डिपार्टमेंट वापस मिला,
लेकिन फिर किस तरह अवैध तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद के माध्यम से सर्विस डिपार्टमेंट को दिल्ली सरकार से छीन लिया और आज दिल्ली सरकार के अंदर डीएसएसबी की तरफ से जो दिल्ली के अंदर अलग अलग विभिन्न विभागों में अलग अलग तरह की वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें एमटीएस की वैकेंसी है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ग्रेड, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी, स्टेनोग्रेड सेकंड। तो इस तरीके से टोटल दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में, जिसमें से मुख्य रूप से विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, दिल्ली टेक्निकल एजुकेशन, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, टूरिज्म, डीएसआईआईडीसी, डीटीसी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो इन सभी विभागों में अलग अलग तरह की टोटल 4,800 वैकेंसी निकली हैं माननीय अध्यक्ष जी। ये वो विज्ञापन है जो डीएसएसबी के माध्यम से, जो विज्ञापन के माध्यम से ये वैकेंसी निकली हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि दिल्ली के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी, जिसकी जनसंख्या लगभग 85% से भी ज्यादा है, और उस 85% जनसंख्या का जितना हिस्सा बनना चाहिए था, वैसे तो 85% वैकेंसी उनको मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है उसके हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी को 49.5% वैकेंसीज उनके हिस्से में जानी चाहिए। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि इसमें से जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस दोनों मिलाकर जनरल कैटेगरी के खाते में 4817 में से कानूनी रूप से 5% यानी लगभग 2409 वैकेंसीज उनके हिस्से में जानी चाहिए थी। लेकिन ये जो डीएसएसबी के विज्ञापन में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसमें उनके हिस्से में 2643 वैकेंसी यानी 235 वैकेंसी फालतू जनरल कैटेगरी को दी जा रही हैं। ये एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। ये एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों का हकमारी हो रही है, और ये हकमारी मैं मानता हूं कि उपराज्यपाल के माध्यम से हो रही है, क्योंकि जब सर्विस डिपार्टमेंट आज उपराज्यपाल देख रहे हैं तो ये जिम्मेदारी दिल्ली के उपराज्यपाल को लेनी पड़ेगी कि उन्होंने टोटल 235 वैकेंसी, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड, एलडीसी, स्टेनो, एमटीएस, इस तरह की अनेक वैकेंसीज में टोटल 235 वैकेंसी जो एससी, एसटी, ओबीसी के हक की थी, उनको चोरी करके जनरल कैटेगरी का काम इस विज्ञापन के माध्यम से। आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि ये बात एलजी साहब के पास तक जानी चाहिए कि वो इसकी जांच कराएं कि ये 235 वैकेंसी की हकमारी जो की जा रही है एससी, एसटी, ओबीसी की, ये रुकनी चाहिए। तो एससी, एसटी, ओबीसी दिल्ली के एससी, एसटी, ओबीसी के विधायकों को पकड़ेंगे। लोगों ने मिलकर कहा है कि आप एससी का रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली की विधानसभा के अंदर, हमारे मुद्दे कौन उठाएगा। मैंने उनसे वायदा किया था कि मैं इस मुद्दे को सदन के बीच रखूंगा, ताकि स्पीकर साहब के माध्यम से एलजी साहब तक ये बात जानी चाहिए कि एससी, एसटी, ओबीसी के हकों की हकमारी नहीं होनी चाहिए। उनकी जितनी वैकेंसी बनती हैं वो पूरी की पूरी उन्हें मिलनी चाहिए। इसकी जांच कराई जानी चाहिए और उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने इस हकमारी में हिस्सेदारी ली है। आपने मुझे सदन के बीच बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
राजेंद्र जी, नोटिफिकेशन की कॉपी सदन पटल पे रख दीजिए। ये नोटिफिकेशन। श्री भूपेंद्र सिंह जून जी। धन्यवाद सर। सर, जो इशू मैं आज उठाने जा रहा हूं, ये पहले भी इस विधानसभा में उठता रहा, इस सदन में। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये सिर्फ मेरी विधानसभा का नहीं है, पूरी दिल्ली का है। पूरे दिल्ली के 2 करोड़ जो निवासी हैं उनके लिए है। सर, हम सभी जानते हैं कि 3 एंट्रीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो रिजर्व कैटेगरी में, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इन तीनों कैटेगरीज का जितना मिसयूज दिल्ली में हो रहा है आज के दिन कहीं भी नहीं हो रहा। मैं पुलिस की बात कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस इस गाइज में, इस इंप्रेशन में कि हम रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, विधानसभा के किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। कमेटी में अगर कोई क्वेश्चन लगाया जाता है उसका यही आता है कि रिजर्व सब्जेक्ट है और हम आपके किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। तो 2 करोड़ जो जनता है दिल्ली की, वो किसके पास जाए? सर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कोई कंट्रोल नहीं दिल्ली पुलिस का। गैंग वार्स कोई कंट्रोल नहीं दिल्ली पुलिस का। ड्रग मैनेस कोई कंट्रोल नहीं दिल्ली पुलिस का। आर्म्स सप्लाई कोई कंट्रोल नहीं दिल्ली पुलिस का। पीछे सर 9 तारीख को नजफगढ़ में 2 लड़के बार्बर शॉप में गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। इसका रिजल्ट क्या हुआ? लोगों में दहशत फैल गई। गैंग वार ओपनली दिल्ली की सड़कों पे हो रहा है, जिससे लोगों में बहुत दहशत है। और वो लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए कहां जाएं? पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस का आज के दिन सिर्फ एक ही मकसद है कि पैसा बनाओ। डाटा शो करते हैं सर कि पिछले 1.5 महीने में सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के 10 ऑफिशियल्स को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा। ये आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है दिल्ली पुलिस में। अब इनकी वर्किंग देखिए सर। गैंग वॉर्स दिल्ली में जो चल रहे हैं, ये अपने उस पे अपने साइट पे ये कुछ गैंगस्टर्स की फोटो डाल के लिखते हैं, इस फलाने पे 10 लाख का इनाम है, इस पे 5 लाख का इनाम है, इस पे 2 लाख का इनाम है। ये किस लिए करते हैं सर? ताकि लोगों को डराया जा सके। बेशक वो लोग जेल में हैं, लेकिन जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनका नाम लेके लोगों से रिकवरी करते हैं। रैंसम कॉल आती है, ट्रेडर्स को आती है, बिजनेसमैन को आती है, आम पब्लिक को आती है। लेकिन दिल्ली पुलिस उसमें ना एक्सटॉर्शन, ना कोई केस रजिस्टर नहीं करती। और अनफॉर्चुनेटली, इंटरेस्टिंगली सर, एक केस में जो मेरी नॉलेज में है, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स ने कहा जब रैंसम कॉल आई कि तुम्हारा सेटल करा देते हैं। वो मीडिएटर बने हुए हैं। ये नहीं कि उसके खिलाफ केस दर्ज करें, कहते हम तुम्हारा सेटल करा देते हैं। तो ये आज के हालात है दिल्ली में। और जब विधानसभा में क्वेश्चन उठता है, आंसर ये आता है कि रिजर्व सब्जेक्ट है। तो एलजी साहब को सर इस बारे में सोचना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ये 3-4 बीमारियां, ड्रग्स का ले लीजिए सर। आज ड्रग्स का मेनेस इतना है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में ड्रग्स लेनी शुरू कर दी। कोई भी दिल्ली के कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। कोई भी समझदार इज्जतदार आदमी शाम को 7 बजे पार्क में नहीं जा सकता, क्योंकि वो ड्रग पैडलर्स का कब्जा हो जाता है। तो लोग जाएं तो जाएं कहां? हो सकता है हमारे हाथ में, दिल्ली सरकार के हाथ में कोई पावर नहीं है, ये असेंबली भी हेल्पलेस है। लेकिन सर हम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, एक स्ट्रांग रेजोल्यूशन पास करके हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भेजें कि जो आज दिल्ली में हो रहा है। नहीं तो सर सिचुएशन ऐसी आएगी जैसे मैक्सिको की जो सड़कों पे खुलेआम लोगों को गोली मार दी जाती है, लूट खसोट होती है, वो दिल्ली में होने जा रही। स्टेट कैपिटल, नेशनल कैपिटल है। अगर इस कैपिटल में ऐसा हुआ और कोई कंट्रोल इन पर नहीं लगाया दिल्ली पुलिस ने, तो फिर बेटर यही है कि दिल्ली पुलिस का भी कंट्रोल दिल्ली सरकार को दे देना चाहिए, ताकि फिर लोगों को डिफरेंस का पता लगे। तो मेरे आपसे माध्यम से यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाए और उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम में भेजा जाए कि दिल्ली पुलिस की वर्किंग में सुधार होना चाहिए। जो गैंग वॉर्स चल रहे हैं दिल्ली में, जो ड्रग्स की बातें चल रही हैं, जो आर्म्स की बातें चल रही हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की बातें चल रही हैं, इनको कंट्रोल किया जा सके। मुझे टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री महेंद्र गोयल जी। जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे यहां पर
एमसीडी के द्वारा स्थापित एक कॉलोनी है जो बाबा साहब अम्बेडकर कॉलोनी के नाम से है, और उसके फ्लैटों के लिए, उसकी रिपेयर के लिए 8 फाइलें मेरी SC/ST डिपार्टमेंट के अंदर जमा है। पिछले साल के अंदर तो बजट दिया था, लेकिन इस साल के अंदर वो मुझे बजट नहीं मिला SC/ST के तहत। वो फाइलें पेंडिंग सिर्फ इसलिए है अभी तक कि वो कहते हैं कि एमसीडी के अंदर अब आपकी सरकार आ रही है, आपकी सरकार आ गई है, तो आप एमसीडी से इसकी रिपेयर करवाए। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। SC/ST फंड के लिए एक विधायक ने अपनी विधानसभा के सत्र के दौरान आज आपसे भी डिमांड रख रहा हूं कि इस प्रकार की जो भी फाइलें हैं SC/ST डिपार्टमेंट के तहत वो क्लियर करवाई जाए ताकि लोगों को उचित सुविधा उसके लिए मिल सके। वरना उन फ्लैटों की मैंने माननीय मंत्री राजकुमार आनंद जी का दौरा भी करवाया था और उन्होंने उसको देखा भी था, उसकी बहुत जर्जर हालत है। यदि 6.5 रिएक्टर का भूकंप आ गया तो आपको यही खबर मिलेगी कि वहां पर 150 आदमी मर के दब गए हैं, दबकर मर गए हैं वहां पे। तो ऐसी सूचना ना मिले तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि SC/ST डिपार्टमेंट को ये, माननीय मंत्री जी यदि कहीं पे बाहर हो तो मैं चाहूंगा कि वो आ जाए और आश्वस्त करें कि ये फंड जल्दी से आप रिलीज करवा देंगे, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। हमें इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आगे टाइम नहीं है। उनको, लोगों को सुविधा देना अरविंद केजरीवाल जी का प्रथम कर्तव्य बनता है और वो दे भी रहे हैं। दिल्ली के नागरिकों को लिए पीने के लिए फ्री में पानी भी दे रहे हैं, माता बहनों के लिए बसों को फ्री कर रखा है, स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छी दे रखा है। तो इन फ्लैटों की मरम्मत के लिए हमें वो पैसा चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। श्री सही राम जी, बाकी सदस्य जिनके मैं नाम बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं जितने मेरी टेबल पर पूरे हो जाएं, वो जितना लिखा उतना कृपया बोले। श्रीमान सही राम जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं माफी चाहूंगा, मैंने 280 में 2-3 को लगा रखे, आज कौन सा लिया गया अगर आप बता दें तो। शिविर, पानी व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। नहीं अध्यक्ष जी, ये नहीं है, मेरा तो BSS से संबंधित है दोनों। आपने अंतर्गत मोहन कोऑपरेटिव औद्योगिक क्षेत्र में। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। नहीं, कई लगा रखे ना। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा में एक सोसाइटी है मोहन कोऑपरेटिव, शायद आपकी जानकारी में भी होगा। वो काफी बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, तकरीबन ज्यादा नहीं तो उसमें 2000 तक के करीब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं।